हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 मैं करा चुकी हूँ। उसमें जो चैप्टर का नाम था समानता, उसमें हमने यही पढ़ा था कि कैसे सारे लोग समान हैं और हर किसी के साथ किस तरीके से समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। चाहे वो एक नॉर्मल आदमी है, चाहे वो राष्ट्रपति है, जो कानून बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सबके लिए ही समान है। तो वो हमने चैप्टर नंबर 1 में काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर बात आती है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर 2 जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ये चैप्टर काफी डिटेल में है और मैं इसको डिटेल में ही कराऊंगी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट की बनाई हुई स्कीम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो सभी कुछ मैं इसमें कराऊंगी। तो इसकी 2 वीडियोस ही बनेंगी। एक में मैं ये डिटेल में आपको पढ़ा देती हूँ और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस हैं या गवर्नमेंट ने जितनी भी स्कीम्स बनाई हुई हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो सब हम उस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर का नेम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। अब इसमें यही बताया गया है कि लोग जब सरकार बनाते हैं, जब अपना लीडर चुनते हैं, तो वे उससे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये हमारे विकास के लिए कोई काम करेगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई काम करेगा, या हमें रोजगार प्रदान करेगा, या घर बनवाएंगे, या सड़कों का विकास होगा, बिजली की सुविधा होगी, पानी की सुविधा होगी। ये सारी एक्सपेक्टेशन हैं जो एक नॉर्मल इंसान अपने लीडर से रखता है, क्योंकि वो लोकतंत्र में उसको चुनाव देकर उसको चुन रहा है। अब अगर वो उसका चुनाव कर रहा है या उसको चुन रहा है अपने लीडर को, तो उससे ये तो एक्सपेक्टेशन रखेगा ही ना कि भाई ये सारी चीजें वो हमारी पूरी कराए। तो यही इसमें बताया गया है। आगे हम यही सब पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के जो काम है वो इन चीजों से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। चलिए, यहाँ पर ये कुछ इमेजेस भी दी हुई हैं, चलो पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पर बात आती है कि स्वास्थ्य क्या है। अब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपसे भी पूछूं कि भाई स्वास्थ्य क्या है, तो आप यही कहोगे कि भाई जिस शरीर में कोई बीमारी नहीं है वो व्यक्ति स्वस्थ है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप निरोग हो या आपको कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अच्छे से खा पी रहे हो, घूम रहे हो, चल रहे हो, सब कुछ अपने काम भी कर रहे हो, प्रॉपर नींद ले रहे हो, तो आप स्वस्थ हो। ये बात है। अगर आपका शरीर बीमारी में नहीं है, चोट नहीं लगी है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य के अंतर्गत। लेकिन उससे भी ज्यादा अलग और बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं कि बीमारी या चोट से मुक्त रहना, लेकिन जो स्वास्थ्य है वो सिर्फ बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने ऊपर भी ये जो कोलाज दिया हुआ है इसमें देखा है कि जो हर स्थिति है वो स्वास्थ्य संबंधित नहीं है। बीमारी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, या मतलब उन पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि यदि अगर हम बात करें कि लोगों को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, या जहाँ पर वो रह रहे हैं वहां पर बहुत प्रदूषण है, उनको एक क्लीन एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो स्वस्थ रहेंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। और यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले या उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तो उनके जो बीमार रहने की जो पॉसिबिलिटीज है वो भी बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर यही आता है कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि भाई अगर आप बीमार नहीं है, आपको चोट नहीं लगी हुई है, तो आप स्वस्थ हैं। आपको क्लीन एनवायरनमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको भरपेट भोजन मिल रहा है या नहीं है, पीने के लिए जो आप पानी पीते हो वो भी साफ है या नहीं है, ये सारे कारण भी हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। अब यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि स्वस्थ रहना वो है कि जब आप चुस्ती से, एकदम फुर्ती से कोई काम कर रहे हैं, आपके अंदर आलस से नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, या आप कोई भी काम करने से पहले ऐसे डरे सहमे नहीं रहते हैं, या आपको खुश रहना चाहिए। तो ये सभी किसके हैं? ये सभी स्वास्थ्य के पहलू होते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके अंदर ये सारे पॉइंट्स भी होंगे ही।
अब नेक्स्ट बात आती है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। भारत में क्या क्या स्वास्थ्य की सेवाएं हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, या ये हम एक तरीके से देखेंगे। यहाँ पर ये जो एक टेबल दी हुई है, ये दो हैं, एक साइड ये है, अगर हम इसको ए लिख दें और इसको हम बी लिख देते हैं, तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी कंट्री में, हमारे देश में स्वास्थ्य से रिलेटेड रिलेटेड क्या क्या सुविधाएं हैं, और दूसरी साइड इसमें ये बताया गया है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी जो नॉर्मल लोग हैं वो इतने बीमार क्यों रहते हैं, या उनको वो उन तक वो फैसिलिटीज क्यों नहीं पहुंच पाती हैं, तो यही सब इसमें बताया हुआ है। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम और द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थिति की तुलना करते हैं। वो यहाँ पर कंपैरिजन बताया गया है। इसमें पहला पॉइंट आता है कि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर्स तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। मतलब एक साल में 30,000 डॉक्टर को डिग्री मिल रही है, जो कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। अगर देखा जाए तो 1950 में भारत में केवल 2717 हॉस्पिटल्स थे, 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स थे और सन 2017 में ये संख्या बढ़कर 23,583 हो गई है। ये उन्होंने यहाँ पर एक आंकड़ा दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में हॉस्पिटल्स कितने कम थे, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद फिर उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो मतलब पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल्स भी बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स भी बढ़ गए हैं। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं फॉरेनर्स आते हैं अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। मतलब इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स आज भी ऐसे हैं जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं वर्ल्ड की जितने भी टॉप क्लास हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ में। इसमें हम एम्स को भी कर सकते हैं कि एम्स भी काफी अच्छा हॉस्पिटल है। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात भी होता है। मतलब अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया थर्ड नंबर पर है, जहां पर सबसे ज्यादा मेडिसिन बनाई जाती हैं और बाकी कंट्रीज में भेजी भी जाती हैं। ये क्या है कि हमारी कंट्री में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं। अब दूसरा पोर्शन देखते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। यहाँ पर हमने देखा कि एक साल में 30,000 से भी ज्यादा डॉक्टर डिग्री ले रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ यहीं पर ये बात देखते हैं तो सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो शहरों में बसते हैं। गांव वालों के लिए कोई डॉक्टर ही नहीं है। अगर उन्हें किसी डॉक्टर के पास जाना होता है अपनी प्रॉब्लम को लेके दिखाने के लिए, तो उनको बहुत दूर दूर लंबी दूरी तय करना पड़ता है। तो जितनी भी एक गांव में रहने वाली जनसंख्या है उसके मुकाबले जो वहां डॉक्टर्स हैं वो बहुत कम है। मतलब जनसंख्या तो हो गई सपोज 50,000 है, और जो डॉक्टर है उस पे एक है या 20 है, तो कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। संख्या कम नहीं हो रही है। अब यहाँ पर क्या है, टीबी से लोग मर रहे हैं, या जो मलेरिया है वो इतना ज्यादा हो जाता है, डेंगू हो जाता है, उससे लोग इतना मर जाते हैं। तो उन सब के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल्स के देखो नंबर ऑफ इंक्रीमेंट कितना है, और यहीं पर देखें तो यहाँ पर तो कोई फैसिलिटी ही नहीं मिल रही है। नेक्स्ट आता है, हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में 21% जल जनित होती हैं, जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो डिसीज होती हैं वो पानी से होती हैं और एक दूसरे से फैलती हैं। जैसे कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है किसी के छूने से फैल गई है, किसी को कोल्ड है, कफ है, उसके थ्रू वो फैल जाती है। तो इनमें क्या होता है कि जब आपको पीने का पानी ही साफ नहीं मिलेगा तो बीमारियां तो अपने आप होंगी। जब आप पानी ही गंदा पी रहे हैं तो शरीर में जाके तो वो और भी ज्यादा बीमारी क्रिएट करेंगी।
तो यही पॉइंट है इसमें। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कि इंडिया में इतनी ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, सर्वश्रेष्ठ अस्पताल हैं कि विदेशों से भी लोग अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन ही नहीं मिलता है और वो अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। अब गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोगों को भरपेट भोजन ही नहीं मिल पाता, बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, जिससे कि जो उनके अंदर कुपोषण बहुत ज्यादा हो जाता है, अल्प पोषण हो जाता है, जिससे और उन्हें बीमारियां लग जाती हैं। तो यहाँ पर इसमें यही तालिका में बताया गया है कि एक तरफ तो इतनी सारा फैसिलिटीज बताई गई हैं और दूसरी तरफ कि अपने देश में पूर्ति ही नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवाएं देखभाल उपलब्ध करा सकें। अब इतनी सारी एटलीस्ट इतनी फैसिलिटीज तो चाहिए ही चाहिए कि जो बीमारी है उससे इलाज कराया जा सके। इतने हॉस्पिटल्स होने चाहिए या टेस्ट के लिए लैब होनी चाहिए। अगर किसी को बहुत जल्दी कोई है, इमरजेंसी है, तो उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। तो या ब्लड बैंक होना चाहिए, किसी को ब्लड की जरूरत है तो तुरंत उसको वो ब्लड मिल जाए। मतलब ये बेसिक फैसिलिटी तो हर कोई इंसान एक्सपेक्ट करता है कि ये तो होनी ही चाहिए। और इन सबको चलाने के लिए उनको सेवक भी चाहिए, नर्स भी चाहिए, जो योग्य डॉक्टर्स हैं उनको भी चाहिए, विशेषज्ञों की भी जरूरत है जो उनको परामर्श दे सके, रोगों की पहचान कर सके, उनका इलाज कर सके, या मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयां व उपकरण भी चाहिए। अब ये सब तो है, दवाई ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा, या उपकरण ही नहीं है जिससे वो टेस्ट कर सके। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत होती है। अगर हमें कोई बीमारी हो जाए तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिनकी हमें नीड होती है। नेक्स्ट आता है, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और हॉस्पिटल्स हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। मतलब अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं, मेडिकल स्टोर्स भी बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं, सार्वजनिक, और लेकिन इन सबको चलाने का और इन सबको चलाने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए, जो एक नॉलेज चाहिए, वो भी है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है ना, गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई टेक्निक्स एंड विधियां उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि इन आंकड़ों में कोई सुधार नहीं हुआ है या जो ये सिचुएशन है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिनमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा था कि पहले तो हमने ये देखा था कि कितनी सारी फैसिलिटीज हैं इंडिया में, लेकिन जो हमने दूसरा उसके साथ कंपेयर करा तो उसमें देखा कि इंडिया में अगर हम हेल्थ की बात करें तो स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो गई है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। मतलब इतनी सारी चीजें होने के बाद भी जो ग्राउंड लेवल की जनता है उस तक वो स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं देने में असमर्थ हैं। और इस चैप्टर में हम और भी इसके बहुत सारे रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है ये। अब यहाँ पर बताया गया है एक इलाज का खर्च। अगर मैं आपको इस स्टोरी को बेसिक लैंग्वेज में डिस्कस करूं तो दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स बीमार, एक पहले बीमार होता है और तो वो कहाँ जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता है। वहां पर उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि भाई लंबी लाइन में लग रहा है, कहीं पर्ची बनवाने के लिए या टेस्ट कराने के लिए उसको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा वो परेशान हो रहा है, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको ठीक से नहीं मिल रहा है। एक तो ये दिखाया गया है। दूसरी तरफ जब दूसरा बच्चा बीमार होता है तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है जहां पर उसको सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छी से मिलती हैं, बहुत जल्दी उसका काम हो जाता है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे से उसको देखता है। तो यहाँ पर जो इस स्टोरी के माध्यम से अगर बताया गया है तो वो ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए एक बार पढ़ के समझ लेते हैं।
अमन और रंजन अच्छे फ्रेंड्स हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। मतलब एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है, एक है वो बहुत गरीब है, उनका गुजारा ही बहुत जैसे तैसे चल रहा है। अब ये आपस में बात करते हैं, अरे अमन बड़े दिनों के बाद मिले, कैसे हो? तो वो कहता है कि मुझे वायरल बुखार हो गया था और हॉस्पिटल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के एक नए हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने ले गए थे, वहां बहुत ही अच्छा लगा। अब अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 स्टार होटल है। डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपए देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वह बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमगा रहा था। मतलब ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा है कि जैसे ही हम वहां पर पहुंचे उसकी बिल्डिंग बहुत शानदार थी, ऐसा लगा जैसे कि 5 स्टार होटल में आ गए हैं। उन्होंने रिसेप्शन पर डॉक्टर की फीस के लिए 500 रुपीज दिए। उसके बाद वहां पर बहुत ही एक पीसफुल म्यूजिक बज रहा था और सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन था, मतलब बहुत साफ सफाई थी। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण कराने को कहा, पर वहां तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। जब सारे टेस्ट हो गए, उसकी रिपोर्ट्स आ गई, तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने देखा और कहा कि सब कुछ ठीक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है, और उन्होंने कुछ दवाइयां लिख दी और आराम करने को कहा। उसने कहा कि मतलब वहां पर सब लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने जो मेरे टेस्ट करे वो भी इतने हंसी हंसी में कर दिए कि मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद जब हम रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, सिर्फ वायरल हुआ है, कुछ मेडिसिन ले लीजिए और रेस्ट कर लीजिए, उसी से ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो यहाँ पर ये बता रहा है कि किस तरीके से उनकी बात हुई थी। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर कोई बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? हाँ, ये डॉक्टर के साथ जो उसकी कन्वर्सेशन हो रही है उसकी बात है। हम नेक्स्ट आते हैं। तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस हॉस्पिटल में गए थे? फिर उसने पूछा। हाँ, मैं तुम्हारे वाले हॉस्पिटल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अमन मुझे ले ही नहीं जा रही थी क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। तो और सच में कितना ज्यादा समय, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। तो हम एक बहुत बड़े एक हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि पूरे समय मैं अम्मा के सहारे ही टिका रहा। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा, जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था। वहां भी बहुत भीड़ भाड़ थी। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस हॉस्पिटल गए। उस दिन वहां कोई दूसरी डॉक्टर थी। जिसने कहा था टेस्ट के लिए वो दूसरी थी, लेकिन जिसने जब दोबारा पहुंचे तो वहां पर कोई और ही डॉक्टर थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी कराओ। इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतारने की है, गोली से देनी है, बस और कुछ नहीं है। मेरा हॉस्पिटल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज्यादा दवाइयां दे दी और मेरे इलाज में ज्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो कुछ पैसे खर्च ही नहीं हुए। आपने नॉर्मली देखा होगा या आप कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए होंगे या आपका ऐसा कभी कोई चांस पड़ा हो, आप किसी के साथ गए हो, तो आपने देखा होगा कि वहां पर नॉर्मली 1 रुपए की पर्ची कटती है। शायद वो भी किसी रिकॉर्ड रखने के लिए ही होती है कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं आए। यहाँ पर यही बताया गया है कि मैं भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो मुझे ये सारी फैसिलिटीज मिली, और वो दूसरा कहता है कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, हर चीज के लिए मुझे बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा, टेस्ट भी कराया तो उसकी रिपोर्ट भी 3 दिन बाद आई है। तो ये सारी चीजें दोनों ने आपस में डिस्कस करी हैं। अब यहाँ पर वही बात आती है, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक क्या होती है? पब्लिक। और निजी क्या होती है? प्राइवेट। ठीक है। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक क्या होती है? पब्लिक। और ये निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं? प्राइवेट। पहले हम सार्वजनिक समझ लेते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिनसे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। मतलब शहरों में भी होते हैं और गांव में भी होते हैं, और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का भी इलाज प्रदान करते हैं। गांव के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां प्राय एक नर्स, एक ग्राम स्वास्थ्य
सेवक रहता है। इन्हीं सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए परीक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांव की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला हॉस्पिटल्स होते हैं और इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करते हैं। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वहां था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। अब इसमें यही बताया गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं में क्या होता है कि नॉर्मली एक गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र होता है और वहां पर एक नर्स होती है और गांव का ही एक जो सेवक होता है वो रहता है, और जो वहां पर प्राथमिक डॉक्टर होता है वो उसकी देखरेख में वो सारे काम करते हैं। और ये सिर्फ एक गांव का ही नहीं होता है, आसपास के जितने होते हैं उसमें सिर्फ एक ही बना दिया, इस तरीके से होता है। और जब वो बड़े स्तर पर होता है, जैसे जिला स्तर पर है, तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। दूसरा, वहां पर थोड़े से डॉक्टर ज्यादा होते हैं। और अगर हम शहरों की बात करें तो वहां पे भी काफी अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाए हुए हैं, जैसे कि एक हॉस्पिटल जिसमें अमन अपने ट्रीटमेंट के लिए गया था। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। अब ये चलते कैसे हैं भाई? तभी तो चलेंगे जब पैसा आएगा। पैसा कहाँ से आ रहा है? जो पब्लिक टैक्स दे रही है, उससे जो पैसा आ रहा है उससे ये सब चल रहे हैं। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक क्यों है? क्योंकि ये वो पैसा है जो पब्लिक गवर्नमेंट को दे रही है, और गवर्नमेंट उस पैसे से ही बाकी सारी जरूरतों को या एक तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को चला रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी अपना इलाज करा सके। या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा या तो है ही नहीं, कहीं भी पैसे देने ही नहीं होते हैं, फ्री होता है। अगर होता भी है तो बहुत कम होता है, 1 रुपए की पर्ची कट गई या 5 रुपए का कुछ आपने टेस्ट करा लिया, इस तरीके से होता है। इसे गवर्नमेंट का मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहुत ही कम पैसे में या फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करी जाएं। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे कि टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, नहीं तो ये असफल हो जाएगा। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर एवं घर की छतों आदि पर पानी एकत्र ना होने दें। जैसे कि अगर मलेरिया को उसके लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए एक कैंपेन अगर चलाई गई है तो उसमें लोगों के सहयोग की बहुत जरूरत है। गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट चाहे कितना ही कैंपेन लगा ले या कितना ही जागरूकता अभियान चला ले, जब तक लोग उसमें सहयोग नहीं देंगे तब तक गवर्नमेंट नहीं कर सकती। लोगों को खुद ही अपने घरों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, कूलर को इन सबको साफ करके रखना है, उसके बाद ही वो जो अगर कैंपेन है वो सफल हो सकता है। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। अब अगर हम अपने संविधान की बात करें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देना ये सबसे पहला कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई हॉस्पिटल समय पर व्यक्ति का इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। सीधी सी बात है, अगर किसी हॉस्पिटल में ही किसी व्यक्ति को ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई उसके जीवन की सुरक्षा ही नहीं की जा रही। अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी दिया जाए। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट इतना तो बेसिक वहां पर हुई कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी है तो उसको वो वहां पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अभी हमने ये क्या पढ़ा था? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। अब हम कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं पढ़ेंगे? निजी स्वास्थ्य सेवाएं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं? हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपनी निजी दवाखाने चलाते हैं। अब इसमें क्या बात आती है कि बहुत से गवर्नमेंट करती है डॉक्टर्स को अपॉइंट, और डॉक्टर वहां तो ड्यूटी करते ही करते हैं, अलग से अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल लेते हैं। कुछ टाइम के लिए उस प्राइवेट क्लिनिक पर रहते हैं, फिर थोड़े टाइम के लिए वहां पर चले जाते हैं जहां पर उनकी गवर्नमेंट ड्यूटी है। तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर। अब अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं।
निजी रूप से चलाए जा रहे हॉस्पिटल्स व नर्सिंग होम्स भी हैं। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं, विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। ऐसी दुकानें भी हैं जहां पर हम दवाइयां खरीद सकते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि बहुत सारे आजकल तो हॉस्पिटल्स भी इस तरीके से हो गए कि आप अगर एक बार हॉस्पिटल के अंदर चले गए तो आपको किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब वहीं पर आपके टेस्ट हो जाएंगे, वहीं पर आपका एक्सरे हो जाएगा, वहीं पर अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट भी आपको तभी की तभी मिल जाएगी। वहीं पर उसके बाद आप तुरंत की तुरंत ही डॉक्टर को दिखा लेंगे। डॉक्टर को दिखाने के बाद वहीं मेडिकल स्टोर है तो वहीं से आप दवाइयां ले लेंगे और अपने घर वापस आ जाएंगे। ये सारी चीजें एक ही जगह आपको मिल जाती हैं। मतलब अगर आप एक हॉस्पिटल में चले गए तो सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट की कुछ नहीं चलती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत अच्छा धन व्यय करना पड़ता है। मतलब आपको फैसिलिटी तो पूरी मिलेगी लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अब ये कि फैसिलिटी तो आपको मिल रही है, पेमेंट आपको करना नहीं है, तो वो चीज नहीं चलेगी। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई दे रही हैं, हर तरफ है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां हॉस्पिटल्स भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। अब यहाँ पे देखा गया है कि आप इतनी ज्यादा ये चीज बढ़ गई है कि आपको हर 2 कदम पर मेडिकल स्टोर्स मिल जाएंगे या हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। शहरों में इतने ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हर तरीके की सुविधा के लिए कि भाई आप इस हॉस्पिटल में आओ या आपके हार्ट का ट्रीटमेंट हो जाएगा, या वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो है, वहां आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, सब कुछ मिलेंगी। लेकिन इन सब के लिए भी आपको बहुत अच्छे अमाउंट में पेमेंट करनी पड़ती है। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब हम जगह जगह देखते हैं कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बहुत खुल रहे हैं, बहुत पैसे चाहिए सबको देना है, लेकिन अगर हम जहां हम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि सार्वजनिक की बात करते हैं, वो नहीं है। ऐसी दिशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवा ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्रों में ही होती है। इन सेवाओं का मूल्य भी बहुत अधिक रहता है। दवाइयां महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं है, इसलिए जब परिवार में कोई बीमार होता है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, मतलब उधार लेना पड़ता है या लोन लेना पड़ता है, कुछ भी करना, उसके बाद ही वो अपने इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा पाते हैं। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्य को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयां या इंजेक्शन लिख देते हैं, जबकि इनकी वजह साधारण इलाज भी प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर ये बात की गई है और ये बिल्कुल सही बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेनली क्या होता है कि आपका ट्रीटमेंट, आपका इलाज बहुत आराम से हो सकता है, आपको बेसिक चीज में ही आप ठीक हो सकते हो, लेकिन पैसे बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा महंगी दवाइयां लिख देंगे, दुनिया भर के टेस्ट करा देंगे, तो लोगों का पैसा उसमें ही बहुत सारा चला जाता है। और सारे टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आई है तो सब कुछ ठीक है, आप एक गोली से भी ठीक हो जाओगे, तो आपका इतना सारा पैसा तो सब वेस्ट हो गया ना। तो वही बात है कि इतने मतलब नॉर्मल तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन उसको भी बढ़ा चढ़ाकर कि जी बहुत ज्यादा पैसे लेने हैं। मैं हर हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स में आजकल मेनली यही होने लगा है। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम दवाई उत्तम। ये गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई गई एक स्कीम है जिसमें लोगों को बहुत ही कम दाम पर अच्छी दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं। मैं एक चीज बता देती हूँ यहाँ पर कि इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी इस चैप्टर के, इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं रिलेटेड टू स्वास्थ्य सेवाएं वो सारी मैं उसमें कराऊंगी। और इसमें बहुत सारी चीजें और हैं कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये 17 होते हैं वैसे, ये क्या क्या है, किस तरीके से ये कंप्लीट करने हैं, किसे किसे फॉलो करने हैं, ये सारी चीजें भी मैं इसके नेक्स्ट उसमें वीडियो में डिस्कस करूंगी।
तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। मतलब चाहे कोई कितना भी हो, लेकिन आज भी अगर हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें 20% लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन को नहीं खरीद पाते हैं, या मतलब उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट ठीक से करा सकें। एक अध्ययन में ये पाया गया है कि जो लोग हॉस्पिटल में किसी बीमारी से चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चे का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या कुछ अपनी संपत्ति ही बेच देते हैं। इसमें क्या होता है कि 40% लोग ऐसे हैं जो या तो उधार लेंगे, अगर उनके पास और कुछ भी नहीं है, अपनी जमीन ही है, तो वो उसी को बेच देंगे या उसी को गिरवी रख देंगे किसी के पास में, तब वो वहां से उससे पैसे लेकर अपना इलाज कराते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। एक तो वैसे ही उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, फिर कोई बीमार और हो जाए तो और उसके पैसे लगते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है क्योंकि उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता है, उन्हें क्लीन एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, पीने का पानी उसका साफ नहीं है, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं है, तो इससे क्या होता है, उन्हें बीमारियां भी जल्दी जल्दी लग जाती हैं और उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं इलाज कराने के लिए। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। परिवार उतना भोजन नहीं खाते हैं जितना इन्हें खाना चाहिए। उनके जीवन की जो आधारभूत आवश्यकता है, जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण ही नहीं उपलब्ध हो पाता है। इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है और बीमार होने पर जो खर्चा होता है उससे उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वो भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते, वहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत जगह ऐसी भी है, चलो कुछ पहले तो गरीबी, उसके ऊपर से अगर घर की कोई लेडीज है तो पहले तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। ध्यान भी दिया कि भाई उसको कुछ ज्यादा गहरी समस्या है तो सोचेंगे भाई उसको लेके जाएंगे तो वहां जो गवर्नमेंट का है वो तो ठीक से काम ही नहीं करता है और वहां पर आसपास प्राइवेट की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं होती है जिसमें जाकर वो उनको दिखा दिया जाए, तो वहां पर भी कोई इस तरीके की सेवा उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पर इमेज देखी जाए कि ये प्रेग्नेंट लेडी है लेकिन इसको डॉक्टर को दिखाने के लिए कितना चल के जाना पड़ रहा है, तो वही है। अब नेक्स्ट आता है क्या किया जा सकता है। अब ये सब तो हमने पढ़ लिया, अब इसके लिए कर क्या सकते हैं हम लोग। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें। मतलब अच्छी सी सुविधाएं उनको दी जाएं, गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तरीके से दी जाएं। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है, ऐसा करना संभव है। अब गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो मैं एसडीजी गोल्स की बात कर रही थी वो ये है, गोल नंबर 3। इसका गोल नंबर 3 क्या है? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। यहाँ पर एक केरल का अनुभव दिया हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया, जिससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति करा सकती थी। इसमें गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे कि दवाइयों की कमी, हॉस्पिटल्स में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना। इस समस्या को दूर करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर ये केरल का एक एक्सपीरियंस ये गया है कि उन्होंने क्या किया, 40% पंचायतों को दे दिया कि आप गांव की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुधार करो। उनमें सुधार तो हुआ लेकिन और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब ये तो आ गई इंडिया की मान, अब किसी देश का उदाहरण देख लेते हैं। कोस्टारिका का तरीका। इसमें क्या हुआ कि मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है इसे, और इसका मुख्य कारण उसके संविधान में निहित है। क्या है कि कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे।
इससे क्या होगा, उन्होंने जो उस पर खर्च किया जा रहा था उस धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करने में खर्च करा। इसकी सरकार मानती थी कि देश के विकास के लिए देश के लोगों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, इसलिए उसने अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ की सरकार ने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं, सुविधाएं देती हैं, जैसे कि पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास आदि। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इस कंट्री के लोगों ने, इन्होंने कहा कि भाई हम सेना ही नहीं रखेंगे, सेना के ऊपर जितना भी व्यय हो रहा है उसको हम देश के लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करेंगे, जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो देश का विकास भी अच्छा होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो हमें और आगे डिस्कस करनी है, और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी सब हमें डिटेल में करने हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सब आपको डिटेल में सारी स्टडी करा दूंगी। होप सो आपको ये जो हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, या हमारी कंट्री में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, या उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या रीजंस हैं, गवर्नमेंट को क्या क्या इनिशिएट लेने की जरूरत है। ये सारा कुछ ही हमने इसमें डिस्कस किया है और इसको आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर देंगे। चलिए, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।